डियर चिल्ड्रन, आज हम आपको भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में भूगोल का सेकंड चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम आपको बताएंगे। भौतिक स्वरूप क्या है? भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ हर प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह इत्यादि। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की भांति कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल में हुआ है जैसा कि आप जानते हैं, और कुछ सेलखड़ी की भांति मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है, जिसे सब लोग इस्तेमाल करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण ही होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चाउचों को प्रभावित किया है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की ऊपरी जो परत है वो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी की इन्हीं प्लेटों में गति होती है, जिसके कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न हो जाता है। इस दबाव के कारण वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं सक्रिय होने लगती हैं। इसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग क्या है? अभिसारित परिसीमा। जब विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, तब ये अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। दूसरा है अपसारित परिसीमा। अभी आपने पढ़ा था अभिसारित सीमा, अब है अपसारित सीमा। जब प्लेटें परस्पर भिन्न भिन्न दिशा में एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अपसारित परिसीमा का निर्माण होता है। तीसरा है रूपांतर परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा और समानांतर में गति करती हैं, तो रूपांतर परिसीमा का निर्माण होता है। तो इन प्लेटों में जब 2 प्लेट एक दूसरे के समीप आती है, तब ये परस्पर टकराकर टूट सकती है या फिसलकर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। तो इन प्लेटों में जो गति होती है, उस गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में भी परिवर्तन प्रतीत होता है, दिखाई देता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास इन्हीं गतिविधियों के प्रभाव से हुआ है। यद्यपि कुछ भूकंपी संभावित क्षेत्र प्लेट के भीतर भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का भाग था। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पैजिया का दक्षिणतम हिस्सा है। इसके उत्तर में अंगारा भूमि है। गोंडवाना भूमि में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो इनका मुख्य भौगोलिक वितरण भी है। इसको हम कई वर्गों में विभाजित कर भौगोलिक आकृतियों को हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह इत्यादि। तो चलिए हम विस्तार रूप से हिमालय पर्वत के बारे में, आपको पर्वत श्रृंखला के बारे में बताते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से नवीन और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला मंदाता, ये सब। इसमें माउंट एवरेस्ट क्या है? नेपाल में है। कंचनजंगा भारत में है। मकालू नेपाल में है। धौलगिरी भी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। और नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, ये सब भारत में है।
और गुरुला मांधाता भी नेपाल में है। जैसा कि आप इनकी ऊंचाई भी देख रहे हैं, मीटर में है। अब हम पढ़ेंगे महान हिमालय के भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है। महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, जो हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के यानी 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से निर्मित हैं। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। आप इस नक्शे में देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जा सकता है या बांटा गया है। इस वर्गीकरण की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया, जैसे सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। दिहांग महाखंड यानी गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा पर फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ पूर्वोक्त राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी हैं। उत्तरी मैदान के बारे में चलिए पढ़ते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 200 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। उत्तरी मैदान को सामान्यतः 3 उपवर्गों में विभक्त किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का भाग, यानी 2 शब्दों से दोआब मिलकर बना है। दो तथा आब यानी पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। भू आकृत भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी और गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर इन्हें भागर भी कहा जाता है। सभी नदियां छोटी बड़ी ये भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियां पुनः निकल आती हैं और नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। उत्तरी मैदान का जो सर्वाधिक बड़ा हिस्सा पुराने जलोढ़ का बना हुआ है, तो इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसके स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेपों को
खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं, आदर्श खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार लगभग एक मेज की आकृति के समान स्थलाकृति है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से पत्थरों से मिलकर बनी है। यह गोंडक्वाज भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण था कि यह प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा बन गया। इन पठार भागों में चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार दो मुख्य भागों में विभक्त होता है, मध्य उच्च भूमि में और दक्कन के पठार में। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्चावची के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में यह राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजा भाग है। त्रिभुजा भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है। उसके बाद महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व दिशा में विस्तार से फैले हुए। दक्षिण का पठार पश्चिम से ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल युक्त है। दक्षिण के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलिंग पठार तथा उत्तर कंचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण के पठार से पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1.600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उडंग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थित मानचित्र में आप देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक विशेषता यहाँ ये भी पाई जाती है कि यहाँ की मिट्टी काली है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए यहाँ की चट्टानें आग्नेय शैल से निर्मित हैं। आपने जैसा पहले पढ़ा कि इन शैलों के समय जो अपरदन हुआ था, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम के एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर पर थार का मरुस्थल है। यह बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, जिसे हम टिब्बो भी कहते हैं। टिब्बो से ढका हुआ यह तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले स्थान में वनस्पतियां बहुत कम प्राप्त होती हैं। वर्षा ऋतु में कुछ ही सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद बालू में सब विलीन हो जाता है, सब बदल जाता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से सरिताएं समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्थात अर्धचंद्राकार बालू के टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के पास प्रमुखता से पाए जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकरी तटीय पट्टियों का विस्तार होता है।
ये पश्चिम से अरब सागर के किनारे किनारे और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ फैली हैं। पश्चिमी तट का विस्तार पश्चिमी घाट पर अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है, पतला मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के ऊपरी भाग को कोंकण, मुंबई और गोवा के तथा नाम जाना जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान के नाम जाना जाता है और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत क्षेत्र जो मैदान चौड़ा और समतल है, उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित प्रकृति का विशिष्ट भूलक्षण है, उपहार इसको माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। भारत का मुख्य स्थल भारत भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। भारत के मुख्य भूभाग के अतिरिक्त सागरों के बीच में जो भारतीय भूभाग है, उस द्वीपों का समूह के रूप में तो जाना ही जाता है। इसके विभिन्न भाग हैं जो कुल मिलाकर 247 द्वीप के रूप में हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति भी है, आप इसको देख सकते हैं मैं अपने मानचित्र में। द्वीपों का यह समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, बहुत से पौधे भी पाए जाते हैं। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों को श्रृंखला की ओर देखिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या बिखरे और बहुल फैले हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों की शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यहाँ घने जंगलों से ये आच्छादित है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इसी द्वीप के तट पर निकोबार में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह द्वीप समूह देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त के समीप और घने जंगलों में आच्छादित इन द्वीपों में जैविक और वानस्पतिक विविधता भी पाई जाती है, जैसा कि आपने उसकी घनी जलवायु और आच्छादित के रूप में पढ़ा। चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है। गोंडवाना भूमि के बारे में पढ़ा। टैपिस सागर के बारे में पढ़ा आपने कि यह उथला सागर अति प्राचीन काल में आंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित था। अरावली पहाड़ों के पश्चिमी भाग में 4 मरुस्थल अवस्थित हैं, ये भी आपने पढ़ा। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट और सागर के और तटों के मध्य समुद्र तटीय मैदान है। भारत के द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो बच्चों, यह आपका भूगोल का द्वितीय भाग समाप्त हुआ। आप इसे बार बार पढ़िए। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए।